नमस्कार। आज हम अपने पिछले वीडियो के क्रम में ही आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर का अंतिम पड़ाव प्रश्नावली के दोष। कोई भी चीज़ जो अच्छी होती है उसमें कुछ न कुछ कमियां भी देखने को मिलती हैं। वो कमियां हमें बताती हैं कि हमें और आगे बढ़ना है उन कमियों को दूर करते हुए। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज हम चर्चा करेंगे कि प्रश्नावली के इतने सारे लाभ जो मैंने आपको बताया, विशाल जनसंख्या का अध्ययन, कम समय, कम व्यय, कम श्रम, तथ्यों की जांच आसानी से संभव, ये उसके लाभ हैं। लेकिन जहाँ अच्छाई है तो वहाँ बुराई तो होगी ही, लेकिन अच्छाई ज़्यादा है और बुराई कम है। तो इसकी ऐसी कौन कौन सी कमियां हैं जो प्रश्नावली की देखने को मिलती हैं। एक अच्छे अनुसंधानकर्ता को उसका भी ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो आज हम बच्चों चर्चा करेंगे प्रश्नावली के कौन कौन से दोष देखने को मिलते हैं। प्रश्नावली के दोष को अगर हम बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट करें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रश्नावली प्रमुख तौर पर शिक्षित व्यक्तियों के लिए ही प्रयोग में ज़्यादा लाई जा सकती है। अशिक्षित व्यक्तियों में इनका प्रयोग नहीं कर सकते हम, या बहुत कम कर सकते हैं। केवल चित्रों के माध्यम से अगर हम बताएंगे तो हम अशिक्षित व्यक्ति को अपनी बात पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं, लेकिन सभी चीज़ों के चित्र बनाना संभव नहीं है और उसमें बहुत वक्त भी लगता है। तो उस अवस्था में हमें मान सकते हैं कि प्रश्नावली की एक ये बहुत बड़ी कमी है कि इसका प्रयोग हम ज़्यादातर शिक्षित व्यक्तियों के लिए ही कर पाते हैं, क्योंकि अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता आमने सामने की स्थिति में नहीं होते। आमने सामने की स्थिति में नहीं होने के कारण अनुसंधानकर्ता अपनी बात को उत्तरदाता के पास तक नहीं पहुंचा पाता ठीक से, और उत्तरदाता जिस प्रश्न का जो अर्थ लगाता है उसी अर्थ के आधार पर वह उसका उत्तर देने का कार्य करता है। तो ये एक बहुत बड़ी हम कमी मान सकते हैं कि इसका प्रयोग शिक्षित व्यक्ति के लिए ही ज़्यादा किया जा सकता है। दूसरी कमी है प्रत्युत्तर की समस्या। जैसा मैंने बताया, रिमाइंडर, अनुगामी पत्र, बार बार एक उत्तरदाता के पास अनुगामी पत्र एक अनुसंधानकर्ता को भेजना पड़ता है, क्योंकि एक हमें मानते हैं कि उत्तरदाता का इससे कोई भी लाभ नहीं है। अगर कोई समझदार उत्तरदाता है तो प्रश्नावली का उत्तर भेज देगा। अगर किसी को लगे क्या व्यर्थ का काम है, मैं अपना एनर्जी और समय क्यों व्यर्थ गंवाऊं, तो वह आपकी प्रश्नावली को भरकर नहीं भेजेगा। बहुत सारे उत्तरदाता जिनका चयन निदर्शन के तौर पर किया गया है, वो उत्तरदाता हमारी प्रश्नावली को भरकर नहीं लौटाते, अनुसंधानकर्ता की प्रश्नावली के भरकर नहीं लौटाते। तो एक प्रत्युत्तर प्राप्त करने की भी एक बहुत बड़ी समस्या प्रश्नावली में देखने को मिलती है, क्योंकि आमने सामने की स्थिति में नहीं होते। हमारे पास एक ही माध्यम है कि हम रिमाइंडर पर रिमाइंडर किए जाएं, लेकिन यदि उत्तरदाता उत्तर नहीं देना चाहता तो वो उत्तर नहीं देगा, हम उसे विवश नहीं कर सकते। वो उसकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि वह हमें उत्तर दे या ना दे। तीसरी बात हम करते हैं अपूर्ण सूचना।
जो प्रश्नावली हमने उत्तरदाता के पास पहुंचाई है, उस प्रश्न को वह उत्तर देना चाहता है या नहीं देना चाहता, ये उत्तरदाता के ऊपर निर्भर करता है। बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर वह आधा अधूरा देता है, बहुत सारे प्रश्नों का वो उत्तर देता ही नहीं। उस अवस्था में उत्तरदाता के पास, अनुसंधानकर्ता के पास जो आंकड़े, जो जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, वह जानकारी अपूर्ण और अधूरी ही प्राप्त हो पाए। बहुत सारे उत्तरदाता के लेख अस्पष्ट होते हैं, तो अस्पष्ट लेख कई बार समझ में भी नहीं आ पाते कि उन्होंने क्या लिखा है और वो क्या कहना चाह रहे हैं। जब हम निदर्शन के माध्यम से अपने उत्तरदाता का चयन कर लेते हैं और उनके पास हम अपनी प्रश्नावली को भेजते हैं और वो प्रत्युत्तर नहीं देते हैं, उस अवस्था में हमें अन्य उत्तरदाता का चयन करना पड़ता है। तो ऐसा माना जाता है जो प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन है वो इस विधि में संभव नहीं होता। एक दोष ये भी माना जा सकता है कि भावनात्मक प्रेरणा का अभाव होता है। अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के सामने मौजूद नहीं होता, तो वह अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को उत्तरदाता के पास अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर पाता। अगर वह अपनी बात मौखिक तौर पर उत्तरदाता के पास पहुंचाएगा तो शायद हमें लगता है कि प्रत्युत्तर बहुत अधिक ज़्यादा मात्रा में पहुंच पाएंगे, लेकिन प्रश्नावली का मेथड्स या प्रश्नावली का उपयोगी इस तरीके का है कि वह डाक के माध्यम से ही उत्तरदाता के पास तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। तो जो अनुसंधानकर्ता की भावनाएं हैं, उसका प्रभाव का हम या एक अच्छा अनुसंधानकर्ता लाभ नहीं लेते। नेक्स्ट दोष के तौर पर हम कह सकते हैं सार्वभौमिक प्रश्नों का निर्माण असंभव। सभी प्रकार के प्रश्न सभी उत्तरदाता के लिए उपयोगी होंगे, ऐसा आवश्यक नहीं। सार्वभौमिक यानी कोई भी हम प्रश्न बनाए वो सबके लिए समान तौर पर लागू हो, ऐसा थोड़ा मुश्किल होता है। सभी उत्तरदाता की, सूचनादाता के स्वभाव, विचारधाराएं अलग अलग होती हैं। अलग अलग होने के कारण उत्तरदाता उसे अपने अपने स्तर के आधार पर चुनता है, समझता है और उसके आधार पर ही वह उत्तर देने का कार्य करता है। गहन अध्ययन असंभव, यानी उत्तरदाता जब अध्ययन करता है तो वह केवल मोटी मोटी सूचनाओं का तो संग्रह कर सकता है, गहन अध्ययन नहीं कर पाता। गहन अध्ययन यानी बारीक अध्ययन। अगर हमें लगता है कि किसी प्रश्न का जवाब हमें ठीक नहीं लग रहा अपने ज्ञान विवेक के आधार पर, तो हमें मान लेते हैं कि हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस के माध्यम से, अगर आमने सामने की स्थिति में हैं तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस के माध्यम से उसके उत्तर को जांचने का कार्य कर लेते हैं, लेकिन प्रश्नावली में ऐसा नहीं हो पाता। तो इसके माध्यम से गहन अध्ययन संभव नहीं। विश्वसनीयता का अभाव, जो सूचना हमें मिली है वह प्रमाणिक हैं या नहीं, इसको जांचने का कार्य भी नहीं हो पाता। और अंतिम हम कहते हैं कि कई प्रश्न उत्तरदाता को समझ में नहीं आते हैं, तो उनका स्पष्टीकरण करने का कार्य भी अनुसंधानकर्ता की गैर मौजूदगी के कारण संभव नहीं है। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिनके माध्यम से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्नावली की अच्छाइयाँ तो बहुत हैं, लेकिन कुछ कमियां भी हैं
अगर हम इन कमियों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो यह प्रश्नावली तथ्य संकलन के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होगी। थैंक यू।